प्रौद्योगिकी घटित होने का जो तरीका है वो ये है कि साहित्य के शोध अध्येता के लिए संवेदना एक सूचना है। वो चाहे दलित विमर्श पे काम करे, चाहे स्त्री होते हुए स्त्री विमर्श पे काम करे, या थर्ड जेंडर पे काम करे, या आदिवासी लोगों पे काम करे, वो अपने को ये भूल जाए कि मैं आदिवासी हूं, आदिवासी विमर्श पे काम कर रहा हूं। अपने को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रखना है और इंफॉर्मेशन को लेना है और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है और फिर तब निष्कर्ष निकालना है, तब वास्तव में आपका शोध होगा। अब आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी। तो आप जितने लोग हैं, आप सभी सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए लोग हैं। इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आप जो शोध करेंगे वो आपका मौलिक शोध होगा, वो आपका कॉपीराइट होगा, वो आपके नाम से होगा। उसको जो लोग पढ़ेंगे, दूसरे लोग पढ़ेंगे, आपको कोट करेंगे, आपको कंट्रीब्यूशन का वो देंगे, यानी यू आर नॉलेज कंट्रीब्यूटर। और आप नॉलेज कंट्रीब्यूटर, ज्ञान के दाता हैं। और अगर आप ज्ञान के दाता हैं, ज्ञान के प्रकाशक नहीं है। शिक्षक ज्ञान का प्रकाशक होता है, लेकिन शोधकर्ता ज्ञानदाता होता है, वो नॉलेज प्रोसेस करके आता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आइए मैं बात करता हूं पत्रकारिता पर। पत्रकारिता की दुनिया बिल्कुल अलग हो जाती है। आप जिसको जनसंचार माध्यम आपने कहा, तो जनसंचार माध्यम का उद्देश्य होता है 3: सूचना, शिक्षा, मनोरंजन। ये कह आवाज नहीं आ रही है। अब मनोरंजन, इसका काम पत्रकारिता का नहीं। सर आपकी आवाज कट गई थी लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। पत्रकारिता का है। सर रिपीट कर दीजिए। सूचना, सर रिपीट कर दीजिए। पत्रकारिता का है। सर आपके यहाँ नेटवर्क की समस्या है, आप चले गए फिर। नहीं, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आवाज नहीं आ रही थी, एक बार रिपीट कर दीजिए जो बता रहे थे। आवाज नहीं आ रही थी काफी देर से। नेटवर्क का इशू होगा, चलिए कोई बात नहीं, अब आ रही है। तो जी सर आ रही। पत्रकारिता का उद्देश्य है, जनमाध्यमों का उद्देश्य है, जनमाध्यमों का। पत्रकारिता थोड़ा सा अलग है। सूचना तरीके से ये इनके उद्देश्य हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? सर फिर कट रही के आ रही है। पता नहीं क्यों नेटवर्क का इशू है क्या। आ रही है अब? ये सर जी सर जी। तो सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, ये जनमाध्यमों का, पत्रकारिता का उद्देश्य है। अब आप कहेंगे शिक्षा, तो शिक्षा का क्या मतलब हुआ? क्या स्कूल कॉलेज है वो? 28, 27 तो क्या है? पत्रकारिता स्कूल कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। तो शिक्षा क्यों उसका उद्देश्य रखा? जी कोई बताए? शिक्षा क्यों उद्देश्य रखा उसका? देखिए, जैसे मोबाइल आया, तो मोबाइल की पढ़ाई कहाँ हुई? किस विश्वविद्यालय में, किस स्कूल में, किस कॉलेज में? लेकिन कॉमन मैन तक ने उसको हैंडल करना सीख लिया। दैट इज एजुकेशन। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, यानी चुनाव कैसे होता है, लोकतंत्र की संस्थाएं हैं कि वोटर को कैसे एजुकेट करें। वर्तमान समय में ये पत्रकारिता का दायित्व है कि हमारा मतदाता कैसे शिक्षित हो, कैसे समझदार हो, वो अपने कामों के लिए कैसे सजग हो,
अपने अधिकार को समझे, कर्तव्य को समझे। इसकी शिक्षा ये कैसे होगी? तो इसकी शिक्षा जनमाध्यमों से होगी। इसकी शिक्षा जनमाध्यम देंगे, पत्रकारिता इसका काम करेगी। तो ये हमारा पत्रकारिता का एक प्रकार का उद्देश्य होता है कि शिक्षा, जब हमने शिक्षा कहा तो शिक्षा का मतलब ये हुआ कि समय के बदलाव के साथ देश के नागरिकों को उन मूल्यों मर्यादाओं के साथ नई संस्थाओं के साथ कैसे व्यवहार करें, उस व्यवहार की रीति सीखना। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि मोबाइल के बारे में, कि मोबाइल में क्या टेक्नोलॉजी आती है, पहले अखबार में निकलता है, फिर मीडिया पे दिखाया जाता है कि इसमें ये सुविधाएं हैं, फिर लोग लेते हैं, करके सीखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये तरीका है, ठीक है। ये शिक्षा। सूचना तो आप समझ गए हैं कि जो सूचनाएं वो देते हैं। मनोरंजन, ये मनोरंजन क्या है? क्योंकि आप सभी साहित्य के विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं बात कह रहा हूं कि मनोरंजन क्या है, मनोरंजन का क्या उद्देश्य है मीडिया में या पत्रकारिता में? बोलो भाई, कोई आशय क्या है मनोरंजन का? यहाँ मनोरंजन का आशय है मन के अनुरंजन से, मन के उदात्तीकरण से। मन का उदात्तीकरण, आप समझिए, मन का उदात्तीकरण साहित्य भी यही काम करता है। साहित्य का कार्य है मन का उदात्तीकरण करना। साहित्य में कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, रंगमंच, ये जो भी विधाएं हैं, ये सारी विधाओं का जो अध्ययन है, ये अध्ययन किस बात का है? तो यह अध्ययन इस बात का है कि कैसे हम लोगों के मन को उदात्त कर सके। क्योंकि बदलते परिवेश में मन का उदात्तीकरण नहीं हुआ। आप समझिए कि जो हमारे बच्चे जो गलत व्यवहार करते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी, या कैसे नागरिकता की जो समझ होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो पाती है? तो क्योंकि उनका मन उदात्त नहीं हो पाया, उनकी सौंदर्य चेतना उदात्त नहीं हुई। जिसकी सौंदर्य चेतना उदात्त हो जाती है, उसका मानसिक संस्कार बिल्कुल अलग हो जाता है। तो साहित्य का संबंध, जब कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात मनुष्य पशु पुच्छ विशालहीना, तो यानी पूंछ के बिना। अब पूंछ, आपको लगेगा कि पूंछ का क्या काम है, लेकिन आप कल्पना करिए कि 4 पैर वाले जानवर के कहीं पर शरीर पर कोई मक्खी डंक मार रही है तो वो कैसे हटाए बेचारी? पूंछ की कल्पना। सर आपकी आवाज पुनः चली गई। जी, मैं समझ जा रहा हूं, तो मैं रुक जा रहा हूं, इसीलिए चिंता मत करिए। तो पुनः ये जो पुच्छ है, पूछ, तो यानी कि ऐसे ही इसके बिना जीवन तो नहीं चलता है। साहित्य के बिना जीवन चल जाएगा, साहित्य के बिना, कहानी के बिना, कविता के बिना, उपन्यास नाटक के बिना जीवन तो चल जाएगा, लेकिन जीवन उदात्त नहीं हो पाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं समझ में आएगी। इसीलिए अगर इसकी उपयोगिता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है, मूल्य के दृष्टि से, मन के उदात्तीकरण के दृष्टि से, जो काम साहित्य करता है वही काम मीडिया भी करता है। मीडिया ने इसी उद्देश्य को लिया है। इसीलिए जनमाध्यमों में कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, रेखा चित्र या समय समय पर रिपोर्टिंग, ये जो प्रकाशित होते हैं, उसलिए साहित्य का एक संबंध निर्मित होता है। इसी को समझने की जरूरत है। क्योंकि आप सभी साहित्य के अध्येता हैं, साहित्य के शोध अध्येता है, और आप मीडिया की पावर को समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, तो आप समझे कि पत्रकारिता के उन पहलुओं से आपका गहरा नाता है और उसको समझते हुए आपको रिसर्च करना है।
ठीक है, आपके लिए उपयोगी है कि नहीं ये जानकारी? यस सर। जी सर, जी। जी सर। तो अब आप समझिए कि हम साहित्य के अध्येताओं को, जो पत्रकारिता का उद्देश्य है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, तो उसमें मनोरंजन का अधिकांश पक्ष हमारा साहित्य से संबंध है। हमारे नई पीढ़ी के लोग कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास नहीं पढ़ते हैं, तो आईआईटी में पढ़ने वाले बहुत अच्छे होनहार विद्यार्थी आत्महत्या को विवश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन का उदात्तीकरण नहीं हो पाया है, जीवन की समझ नहीं बन पाई है। लेकिन साहित्य के लोग कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी आत्महत्या नहीं करते। वो क्यों? क्योंकि एक समझदारी बन जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, अब जो हार की जीत कहानी पढ़ा हो, आप में से कितने लोग हार की जीत कहानी पढ़ी है? बाबा खड़क सिंह वाली जी पढ़ी है सर। सुदर्शन जी सुदर्शन जी अगर की कहानी। आपके जेहन में वो बात जिंदा है तो आप कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। आप समझेंगे कि विश्वास कितना बड़ा मूल्य है। तो आप समझिए कि एक कहानी कैसे जीवन के उस पक्ष को उद्भासित कर देती है, जीवन के उस पक्ष को, उस सौंदर्य को कैसे उद्भासित कर देती है कि जिससे आदमी का जीवन, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाती है। यह काम साहित्य का है और पत्रकारिता ने इसी उद्देश्य को लिया है। इसलिए आपने देखा है कि मनोरंजन की दुनिया में साहित्यकारों की ही आवश्यकता पड़ती है। चाहे फिल्म हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे आकाशवाणी हो, वहां साहित्य वाले ही जाते हैं। समाचार वाले, उनकी दुनिया अलग है। लेकिन चूंकि मनोरंजन का जो पक्ष है उसका सीधा सीधा संबंध साहित्य के विद्यार्थियों से है। ठीक है ना भाई? तो ये सूचना, शिक्षा, मनोरंजन का जो जनमाध्यमों से और पत्रकारिता से सरोकार है, वो हमारा साहित्य के अध्येताओं से सरोकार है, प्रत्यक्ष संबंध है। इसलिए साहित्य अध्येताओं को शोध करते समय उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को भी आलोक में रखना चाहिए, उसको अपने संदर्भ में रखना चाहिए, क्योंकि एक वो बड़ा पक्ष है। वहां पर गंभीर साहित्य तो नहीं जाता, लेकिन सच मानिए कि वहां का जो साहित्य जाता है, असली साहित्य वही है। असली साहित्य लोक साहित्य है। असली साहित्य शिष्ट साहित्य नहीं है। जो लोक साहित्य है उसकी महिमा अपरंपार है और वही सच्चा साहित्य है। उसका प्रत्यक्ष संबंध प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से है। आप बात समझ गए होंगे। अब मैं ये जो जनमाध्यम है, जनमाध्यमों में उसमें जो लिखने का काम है, वो उसमें मात्राओं का अंतर है। एक बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि लेखन एक कच्चे माल की तरह है। जैसे संचार के तत्व के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा आज कि संचार के तत्व क्या होते हैं। तो देखिए, लिखित संचार के तत्व जो होते हैं, समझिए संचार के तत्व, चूंकि आप संचार को पढ़ रहे हैं तो संचार के तत्व को समझ लीजिए, क्योंकि आप सभी साहित्य के अध्येता हैं। इन सब विषयों को नहीं समझेंगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। इसे मैं बहुत शार्ट में कुछ ऐसे उदाहरणों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बिना आपका समय जाया हुए आप तुरंत समझ लें कि जो संचार है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं तो इसमें हम केवल और केवल भाषा का तत्व है। भाषा के तत्व के साथ साथ मौन भी है। यानी जब मैं कुछ बोलता हूं, थोड़ी देर रुकता हूं, फिर बोलता हूं, एक शब्द के बाद दूसरे शब्द में थोड़ा सा एक अंतराल होता है। अगर ये अंतराल न रहता तो सोचिए कैसे आपको समझ में आता। अब आप देखिए, इसी को मैं अगर अपनी गति बढ़ा दूं, अंतराल न दूं, तो जिसको तान, अनुतान, अंतराल, ये जो आप कहते हैं, जिसमें मौन भी एक संचार का तत्व है। भाषिक, मैं वाचिक परंपरा में मैं बात बता रहा हूं
कि वाणी में जो संचार है, यानी जब हम बोलने का संचार है तो बोलने के संचार में शब्द है, शब्द के साथ मौन है, और मौन के साथ तीसरा हमारी ये भाव भंगिमा। जब मैं आपको वीडियो ऑन करने के लिए कहता हूं तो यानी आपके वीडियो को देख करके मैं समझने की कोशिश करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो भाव भंगिमा जिसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, ये जो बॉडी लैंग्वेज है जो भाषा का अनुवर्ती है, भाषा का सहवर्ती है, ये हमारे मौखिक संचार के तत्व हैं। लिखित संचार के तत्व में आ जाइए। तो लिखित संचार के तत्व में आपने देखा होगा कि बहुत सारे योजक चिन्ह होते हैं, यानी शब्द तो है, शब्द के साथ है पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग होता है, ठीक है, कोष्ठक, और ये बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग होता है। लेकिन ये जो कुछ भी है वो कलम का व्याकरण है, यानी मुंह का व्याकरण और कलम के व्याकरण में अंतर है, ये आपको समझना चाहिए। ऐसे ही जब आप रेडियो पर आते हैं तो रेडियो के बारे में आप कहते हैं कि ये तो बड़ा मौखिक है, आम बोलचाल की भाषा का माध्यम है। आम बोलचाल की भाषा का माध्यम नहीं है, ये समझिएगा आप, क्योंकि रेडियो का कोई भी कार्यक्रम बिना मैन्युस्क्रिप्ट लिखे नहीं होता है। पहले रेडियो पे कार्यक्रम देने वाले क्या करते हैं कि उसको स्क्रिप्ट बनाते हैं, यानी कि बड़ा एक स्ट्रेटजिक लैंग्वेज है, एक रणनीतिक भाषा का माध्यम है, ये आपको समझना चाहिए। रणनीतिक भाषा यानी कि किस समय किस शब्द का प्रयोग करना है। रेडियो का कोई भी कार्यक्रम है, मैं बहुत ज्यादा विस्तार में न जाते हुए इतना ही आपको बता रहा हूं कि रेडियो मौखिक माध्यम है लेकिन अंधा माध्यम है। जैसे अंधा आदमी टटोलता है कि मेरे आसपास कोई है कि नहीं, आपने देखा होगा। अंधा आदमी, दिव्यांग व्यक्ति जब बात करता है तो हमेशा टटोलता है कि मेरे आसपास कौन है, वो उस आहटों के आधार पर अपनी बात रखता है। ऐसे ही आकाशवाणी का जो कार्यक्रम देने वाला है वो आप देखिए सर्वाधिक दोस्तों, सखियों, मित्रों शब्द का प्रयोग करता है। अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि आकाशवाणी के प्रत्येक कार्यक्रम में जो कार्यक्रम का प्रस्तोता है वो बोलता है साथियों, भाइयों, दोस्तों, कि मतलब सुनने वाला बंद ना कर दे, हमसे जुड़ा रहे, यानी बिल्कुल वो ब्लाइंड मीडिया है। तो आप इसको समझ लीजिए कि वो आम बोलचाल की भाषा जैसी आपको दिखती जरूर है, लेकिन रेडियो पर प्रोग्राम देना बहुत कठिन है, क्योंकि रेडियो संचार के तत्व में जो मौन है वो रेडियो की भाषा संबोधनात्मक भाषा होती है। हम हमेशा किसी न किसी को संबोधित होती है, और इसी संबोधन के कारण दोस्तों, सखियों, भाइयों, ये इन शब्दों का प्रयोग होता है, आपने देखा होगा। ऐसे ही जब आप टेलीविजन पे आ जाइए, तो मैं टेलीविजन के पहले मैं आपको रेडियो की बात कर रहा हूं। तो रेडियो का जो संचार के तत्व है उसमें क्या है कि रेडियो का व्याकरण, माइक्रोफोन का व्याकरण अलग है। आपको लग रहा हो कि कमरे में मतलब दूर से कोई व्यक्ति आ रहा है, रेडियो के कार्यक्रम में आप देखिए तो आपको लगेगा कि दूर से कोई व्यक्ति आ रहा है, लेकिन आ नहीं रहा होता है। वो दूर मतलब माइक से थोड़ा दूर होकर के बोलते हुए माइक के नजदीक आता है, और जब उसको ये आपको आभास कराना होता है कि वो दूर जा रहा है तो वो बोलते हुए माइक से दूर जाता है। यानी सब कुछ एक कमरे में ही घटित होता है, लेकिन आपको एहसास होता है कि कोई बोलते हुए आ रहा है, कोई जा रहा है, ये सब। यानी आपने देखा कि वहां पर रेडियो संचार के तत्व में, रेडियो कम्युनिकेशन में केवल शब्द नहीं है, शब्द भी है, मौन भी है, और जो भाषिक है संगीत भी है। अगर संगीत ना हो, बोलचाल की भाषा में संगीत नहीं है,
कि हम बोलते हैं और साथ साथ म्यूजिक बजाते चलते हैं, ये नहीं करते हैं। लेकिन रेडियो में कार्यक्रम देते समय म्यूजिक का ध्यान रखते हैं, यानी संगीत भी है, वहां पर ध्वनि है और ध्वनि प्रभाव भी है, जिसको मैंने आपको कहा था ध्वनि प्रभाव, यानी कि चिड़िया की आवाज, सड़क पर चलते हुई ये गाड़ियों की आवाज, ये सब स्टूडियो में पहले से रिकॉर्डेड ध्वनियां होती है, वो बजाई जाती है। और दूर आने का, जाने का, यानी माइक्रोफोन से, मतलब माइक्रोफोन यहाँ रखा है और ऐसे करते हुए बोलते हुए नजदीक दूर जाएंगे तो लगेगा कि कोई बोलते हुए जा रहा है, बोलते हुए आ रहा है, इसको बोलते हैं ध्वनि प्रभाव। तो रेडियो में संचार में एक जो तत्व है वो शब्द है, दूसरा तत्व है वो ध्वनि प्रभाव है, तीसरा तत्व है संगीत है। यानी आपने देखा कि माइक्रोफोन का व्याकरण अलग है, कलम का व्याकरण अलग है, माइक्रोफोन का व्याकरण बिल्कुल अलग है। अब आ जाइए, मैं बात करता हूं टेलीविजन पर, टेलीविजन और फिल्म पर। फिल्म भी जनमाध्यम है, टेलीविजन और फिल्म की कहानी अलग है। टेलीविजन फिल्म में कभी कभी आप देखते हैं डरावना सीन दिखाया जाता है, तो अंधेरा करके, अलग रंग के, मतलब डार्क कलर के वो लाइट जला करके, रेड लाइट जला करके, यानी वहां पर प्रकाश भी है और प्रकाश प्रभाव भी है, यानी शब्द भी है, शब्द का ध्वनि प्रभाव भी है, मौन भी है और वहां पर प्रकाश भी है, प्रकाश प्रभाव भी है, चित्र भी है, चित्र भी होता है, दृश्य भी है, ये सब सारी अलग अलग शब्द हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर संचार के तत्व अलग अलग हैं। आप कभी समझना होगा तो समझ लीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि टेलीविजन और फिल्म दोनों में बहुत अंतर है। इसीलिए टेलीविजन के कलाकार अलग हो जाते हैं और फिल्म के कलाकार अलग हो जाते हैं। बहुत कम कलाकार होते हैं जो दोनों जगह चल पाते हैं, उसके कारण अलग अलग है। ये चूंकि मैंने मीडिया और साहित्य के अंतर संबंध पे शोध किया था 2000 के पहले, और मैंने बड़ा कई लोगों से संपर्क किया, तब मैं इन सब चीजों को समझ पाया। ये फिल्मों की वजह से, ये किताबों से मैं नहीं समझ पाया। ये जब मैं, इसके लिए मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की, केवल रिसर्च करने के लिए अपने को लगाया, फोटो पत्रकारिता की पढ़ाई की, हाँ ये सब मैं पढ़ाई किया, तब मैं इन सब बातों को समझ में पाया और उसको मैंने कहानियों से जोड़ पाया। तो आप समझे कि जो साधारणीकरण की समस्या आपने पढ़ी होगी काव्य शास्त्र में, कविता में, क्योंकि आप सब साहित्य के अध्येता हैं, तो समझिए कि साधारणीकरण की समस्या फिल्मों में काम करती है, आकाशवाणी में काम करती है, इसीलिए उसी के अनुकूल विषय का चयन होता है। और आपने देखा होगा कि फिल्मों में प्रेम त्रिकोण बहुत चलता है, एक प्रकार की कहानी बहुत चलती है, वो साधारणीकरण के नाते है। जैसे अपने वहाँ रंगमंच पर रामलीला होती है, कृष्ण लीला होती है, वो बहुत चलती है क्योंकि विषय का साधारणीकरण आसान हो जाता है। आम जनता राम कथा के बारे में, कृष्ण कथा के बारे में कुछ न कुछ जानती है, ऐसे ही आम जनता प्रेम के बारे में जानती है, तो फिल्म प्रेम त्रिकोण वाले ज्यादा चल जाते हैं। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से फिल्मों में, फिल्म के संचार के तत्व क्या है, दृश्य संचार के तत्व क्या है, श्रव्य संचार के तत्व क्या है, मौखिक संचार के तत्व क्या है, लिखित संचार के तत्व क्या है। ये इसमें कोई आपको कठिनाई, किसी को बताओ अवनीश? नहीं सर, 1380 समझ में आया। क्या बोल रहे हैं? सर समझ में आया जो आपने बताया, रेडियो और टेलीविजन वाला। नहीं, कोई और कुछ पूछ रहा है कोई? चलिए ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जनमाध्यम, सूचना क्रांति, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के तत्व, इन बातों की मैंने चर्चा की। उसका साहित्य से संबंध कैसे बनता है
आपको उनको कैसे देखना है, आपके लिए वे कितने उपयोगी हैं, इन सारे पक्षों का आपने अवलोकन किया। ठीक है, अब आप अपने प्रश्न रखिए इस पर। देखिए, जितना आप प्रश्न रखेंगे उतना ही आनंद आएगा। अगर ये हमारी आधी कक्षा प्रश्नोपनिषद की होती है, अगर सवाल नहीं है तो मैं मान लेता हूं कि मुझे पढ़ाने नहीं आता है, या तो मैंने दीवालों के सामने केवल आवाज लगाई है। ये समझिए, इसलिए मैं अपनी कमी क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर कट रही। कट रही है सर आवाज। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? ये कट कट क्या रही है सर? अभी नहीं सर। मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? जी सर, अब आ रही है। अब आ रही सर, पहले कट रही। जी, तो आप अपने प्रश्न पूछिए, सवाल सर। आप जी। सर, मेरा प्रश्न है कि ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है, हाँ। ये आधुनिकता की देन है, आधुनिक काल की देन है, या ये प्राचीन काल में भी हुआ करती थी? हेलो, जी सर। आपने सवाल बहुत अच्छा किया। मैं जरा दरवाजा बंद कर दूं, ठंडी हवा आ रही है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न अगर आप पुराने लिटरेचर को, पुराने साहित्य को पढ़ें तब समझ में आएगा। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, कुछ जरा। इसमें संस्कृत के लोग कितने लोग हैं? सर इसमें सभी लोग हिंदी से हिंदी के सब हैं सर। हिंदी के हैं सर। केवल हिंदी के हैं? जी सर। यस सर। अच्छा जी। तो आप ये समझिए कि संस्कृत के लोग जानते होंगे, वेद जो होते थे कंठस्थ किए जाते थे। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वेद की आधी मात्रा में भी परिवर्तन नहीं है। वैदिक मंत्रों के आधी मात्रा, यानी का के नहीं हुआ इतने हजार सालों के बाद। उसकी वजह क्या थी? कि उसकी वजह टेक्नोलॉजी थी, याद करने की टेक्नोलॉजी। सूचनाओं, आपने देखा होगा भाष्य, अपने वहां टीका, टिप्पणी, भाष्य, ये कई प्रकार से होते थे। टीका, टिप्पणी, भाष्य और कई प्रकार की टीकाएं लिखी जाती थी। ये वास्तव में क्या था? ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सूचनाओं को ही आगे पहुंचाने की, आज की सूचना यहां से भौगोलिक दूरी तय करने की है, लेकिन पुराने समय में जो सूचनाएं थी वो भौगोलिक दूरी नहीं, काल की दूरी तय करने की होती थी, काल की। यानी कि 500 साल, 1000 साल तक हम अपनी इस ज्ञान को कैसे आगे तक ले जा सके, भाषा में कैसे सुरक्षित करते हुए ले जा सके, वो चैलेंज था। तो उसके अपने सिस्टम थे। किशन जी, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी। तो पाठ की अलग अलग प्रणाली थी, जिसको बोलते थे पद पाठ है, और कई प्रकार के पाठ थे। पाठ करने के कई प्रकार के आते थे। जैसे आजकल कभी कभी बच्चों को गिनती सिखाई जाती है, तो कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो कि 1 2 3 4 से 100 तक पढ़ो, 1 से। तो कई बार कहते हैं चला 100 99 98 97 96 95 94 93 92 ऐसे उल्टा चलो। तो कभी कहते हैं अच्छा ऐसा एक एक छोड़ के पढ़ो, 1 3 5 7 9 11 13 15 18 17 19। ये अब देखिए, तब उसको कंठस्थ होगा। तो वेदों के जो मंत्र थे इसी प्रकार से पढ़ाए जाते थे।
माला पाठ, पद पाठ और करीब 16-17 प्रकार के पाठ होते थे। तब वो एक मात्रा में परिवर्तन नहीं होता था। आपने वेदों के मंत्रोच्चार करने वालों को देखा होगा कि वो जब मंत्रोच्चार करते तो हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे। जी सर, जी सर। वेद जी पाठ सर। करने वाले वेद पाठी लोग, जी जी ये टेक्नोलॉजी थी। तो चूंकि समय के अनुसार टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आज की टेक्नोलॉजी कुछ और है, उस समय की टेक्नोलॉजी कुछ और थी। टेक्नोलॉजी तो हर समय रहती है और वो बढ़ती जाती है। तो ये है, इसलिए बात आप मेरी समझ गए होंगे किशन जी सर, बिल्कुल। जी। और किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? सर एक और प्रश्न था। हाँ जैसे सर हमने आपने परिभाषित किया सूचना प्रौद्योगिकी को कि ये कई सारी सूचनाओं का संग्रह है और उसके द्वारा एक नई नवीन सूचना तैयार करना। तो जी। सर हम क्या साहित्य को भी एक सूचना प्रौद्योगिकी की तरह ले सकते हैं? इसमें भी ढेर सारे ज्ञान को संचित करके एक नया ज्ञान भाई विकसित करना। यही तो बात मैं आपसे कहा हूं कि आपके लिए साहित्य सूचना है, संवेदना सूचना है, सूचना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आप अपना अपना साथी मत समझिएगा। आप कभी भी मैं फला जाति का हूँ, फला साहित्य पढ़ा, फला अपनी जाति के साहित्यकार को पढ़ा, अगर ये पढ़ेंगे इस भाव से तो आप समझिए कि आप अपने विषय के साथ अन्याय करेंगे। क्यों? जी सर। क्योंकि आपके लिए वो सूचना है, आपके लिए वो भावना नहीं है। मतलब बिल्कुल। भावना भी आपके लिए सूचना है, ये ध्यान में रखना होगा। शोधार्थी के लिए संवेदना, भावना एक तथ्य है, एक विचार है। मतलब विचार हो, चाहे भाव हो, चाहे संवेदना हो, चाहे करुणा हो, चाहे कोई भी रस की सामग्री हो, एक तथ्य है। इसीलिए हम लोग से यह अपेक्षा नहीं की जाती, साहित्य के पाठक से अपेक्षा की जाती है कि वह भावक हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कारित्री प्रतिभा, भावित्री प्रतिभा, यानी पढ़ने वाले के लिए भावित्री प्रतिभा होनी चाहिए, कविता लिखने वाले के लिए कारित्री प्रतिभा होनी चाहिए, लेकिन शोधार्थी के लिए ये दोनों प्रतिभाएं बेकार हैं। उसका इससे कोई मतलब नहीं है, वो केवल अर्थ करना जानना चाहिए। इसलिए वो क्या भावना, वो भावना पकड़ना जानना चाहिए। इसलिए आप केवल साहित्य आपके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का विषय है, ये समझने का विषय है। अगर आप इसको नहीं समझ के चलेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। आपकी निष्पत्ति जो होगी वो कहीं ना कहीं पक्षपात की शिकार हो जाएगी, वह शोध नहीं होगा, वो वैसे ही होगा जो पक्ष और विपक्ष तैयार करेगा। शोधार्थी कभी अपनी तरफ से, अगर आप समझिए कि कमलेश्वर यदि बेश्याओं के बारे में लिखते हैं तो बेश्याओं के मोहल्ले में जाके रहते हैं किराए मकान लेके, और जब वो लिखते हैं तो वो जो सच्चाई लेके आते हैं तो वो सच्चाई होती है वहां पे। इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। इस तरह के शोध कार्य को कि आप कहीं का तथ्य निर्गत करना है तो वहां पर जाना, वहां पे रहना, सामने वाले को ये ना लगे कि आप रिसर्चर हैं, और वहां रहना और रहने के बाद डायरी पर लिखना, ऑब्जर्वेशन करना, मतलब एज ए पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्वेशन करना, दैट इज पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। और आप सभी जानते हैं कि रिसर्च में ऑब्जर्वेशन जो है बिल्कुल फैक्चुअल होना चाहिए, प्रेक्षण तथ्यात्मक होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी उसका मतलब है। नहीं तो आप अपने विषय के साथ, जैसे कहते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, आप अपने विषय के साथ न्याय नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो है रिसर्च की टर्मिनोलॉजी में जिसको अभी हमने आपको बताया वो कहते हैं पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, सहभागी प्रेक्षण। ये सहभागी प्रेक्षण है, न तो शब्द कहीं लिख लीजिए कि अगर आप
दलित संदर्भ में, स्त्री संदर्भ में, ये जनजातीय संदर्भ में, आप थर्ड जेंडर के संदर्भ में, कहीं पर अगर आप कोई साहित्य पढ़ते हैं या उनके बीच जाकर के कोई प्रेक्षण करते हैं, तो प्रेक्षण करते समय आपको समझना चाहिए कि हमारा ये पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन है। इसी में एक बात और याद आ गई आपको, मैं बता दूं कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी विषय लेते हैं कि गोदान के पात्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। अब आपसे पूछा जाए कि आप मनोविज्ञान कितना जानते हैं, तो आप कहेंगे मनोविज्ञान तो मैं लिया ही नहीं हूं, मनोविज्ञान तो पढ़े नहीं है, तो फिर मनोवैज्ञानिक अध्ययन आप क्या करेंगे? आपने लिखा कि गोदान का समाजशास्त्रीय अध्ययन, तो समाजशास्त्रीय अध्ययन की प्रणाली क्या है, आप क्या जानते हैं? तो कहेंगे हमारा सोशियोलॉजी तो बीए में था ही नहीं। तो जो मैंने आपसे कहा था वाकजाल और लफाजी, तो लफाजी ही होती है। अगर समाजशास्त्रीय अध्ययन की प्रणाली उससे आप परिचित नहीं है और शोध आप कर रहे हैं साहित्य में, तो निश्चित तौर पर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं पत्रकारिता और साहित्य के अंतर संबंध को पढ़ने के लिए साहित्य का मैं विद्यार्थी था, पत्रकारिता का मैं विद्यार्थी बना, तब जाके दोनों को मैं जैसे जो जो बातें आपको बता रहा हूँ, ये बातें बड़े बड़े फिल्मकारों से पूछ लीजिएगा, बड़े बड़े साहित्यकारों से पूछ लीजिएगा जो लिखते हैं, वो ये बातें जो मैं आपको बताया हूँ नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं उसके क्लासिक्स से, उसके शास्त्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये इसीलिए शोधार्थी अपने विषय का अधिकारी विद्वान होता है, वो गाइड से भी महान होता है। क्यों? क्योंकि गाइड आपको बता सकता है कि किस रास्ते जाओ तो सही रास्ते पे चले जाओगे, लेकिन वो राह क्या दिखाएंगे जो रहनुमा नहीं। रहनुमा तो आप हैं, जिस राह पे चलने वाले आप हैं, तो गाइड क्या बताएगा? मेरी बात समझे। हमारे भी गाइड प्रोफेसर वाईपी सिंह ही थे। वो कहा करते थे, जब मैं जाता था उनसे पूछता था, तो वो काव्य शास्त्र के विद्वान थे। सर आवाज नहीं आ रही है। मेरी बात सर आवाज नहीं आ रही है। तो वो काव्य शास्त्र की बात तो ये बात कहते कि अरे नहीं नहीं नहीं, अधिकारी विद्वान होता है शोध छात्र। उनका ये वाक्य मुझे याद आता है, तब मुझे लगता है कि आप अपने विषय पे गहन पकड़ रखते हुए जब आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में ये कई लाख रुपया देगा, आपकी तनख्वाह से ज्यादा ये देगा। मैं बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक शोधार्थी अपने विषय के साथ न्याय करता है, तो आप समझिए कि उसको कई गुना उपलब्धि हासिल होती है, वो कई लाख के बराबर उसको चीजें मिलती हैं। और किसी का सवाल? सर हेलो जी सर, जो रेडियो नाटक होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं या वहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब प्ले किए जाते हैं? देखिए, रेडियो नाटक कई बार जो है लाइव भी हो जाते हैं, लेकिन तब होते हैं जब कार्यक्रम में तात्कालिक आवश्यकता हो। अन्यथा रेडियो नाटक की रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हो जाती है पहले, और तब प्रस्तुत किया जाता है, कैसेट चला दिया जाता है। जी, और किसी का प्रश्न? सर सूचना जो है, हाँ, इस प्रक्रिया के बाद ज्ञान के रूप में परिणत हो जाती है, इसको सर अमरजीत जी आवाज आपकी थोड़ी धीमी आ रही है, फिर से तेज करिए। सर सूचना किस प्रक्रिया के बाद ज्ञान में परिणत हो जाती है? सूचना किस प्रक्रिया के बाद ज्ञान का रूप ले लेती है सर, इसको थोड़ा सा हाँ, बता जी दीजिए। जी जी जी, हाँ बिल्कुल। देखिए, ये आपने सवाल अच्छा पूछा। सूचना और ज्ञान दोनों में एक संबंध है। सूचना और सूचनाओं के आधार पर नया ज्ञान कंप्यूटर से जो होता है, वैसे ही व्यक्ति में अनुभव से होता है।
तो जब तक अनुभव से संवलित ना हो और सद और असद के बारे में जानकारी ना हो, तब तक ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान बड़ी चीज है, सूचना दूसरी चीज है। सूचना कच्चा माल है और ज्ञान उसका परिपक्व रूप है। ज्ञान जो है सद असद के विवेक से आता है, यानी कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सूचना के लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि अच्छा है कि बुरा है, लेकिन ज्ञान के लिए मायने रखता है कि ये क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसलिए ज्ञानी जन जो होते हैं वे सद असद विवेकी होते हैं, लेकिन जो सूचना वाले होते हैं उनको सद असद से कोई मतलब नहीं होता है। वो केवल सूचना का व्यापार करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल चुनाव में सूचनाओं का व्यापार चल रहा है, तेजी से चल रहा है। आपको शायद नहीं पता होगा, जो खबरें भी छपती हैं वो हर पार्टी की खबरें तय रहती हैं और वो जगह खरीदी रहती हैं अखबार में। मीडिया पर वो टाइम बिका रहता है। आपको लग रहा होगा कि ये खबर सुना रहे हैं, और कई बार आप देखे होंगे तो वो टाइम स्लॉट बिका रहता है, वो जगह बिकी रहती है। तो उनको सद असद से नहीं मतलब है। इसीलिए मीडिया को देख करके, कभी मैं अंदरूनी बातें बता रहा हूं आपको, मीडिया को देख करके कभी न तय करिएगा कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। ये सब बाजार के प्रपंच है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जी सर, जी सर। जी, तो ये जी सर। सूचना और ज्ञान का अंतर ये है जी। और किसी का कोई सवाल? सर बोलिए। सर, मेरा आधे क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया है अपने आप से, क्योंकि एक बट आधा क्वेश्चन सर, जैसे अभी सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण की देन एक भैया ने पूछा था, मेरा इसी से दूसरा वाला सवाल, जो सूचना क्रांति है वो भी क्या आधुनिकीकरण की देन है? वो तो नहीं है आधुनिकीकरण। चलिए सुनिए, शब्दों में मत जाइए। आधुनिकीकरण जो शब्द है ना, ये हमेशा, जैसे नई पीढ़ी हमेशा अपने बाप को कहती है अरे आपका जमाना चला गया, ये आपका जमाना नहीं है। तो ऐसे आधुनिकता का भी शब्द है, हमेशा अपने को कहता है कि पिछला वाला पुराना हो गया। आधुनिकता कोई ऐसा प्रत्यय नहीं है, ये कंपैरेटिव शब्द है, कंपैरेटिव डिग्री का शब्द है। ये हमेशा अपने पुराने को वो कहता है कि वो पुराना है, मैं नया हूं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। सभ्यता में हमेशा साधनों का परिवर्तन होता है। मेरी बात को सुनिएगा, शब्दों को सुनिएगा। साधनों का परिवर्तन होता है। नए नए समय में नए नए साधन विकसित होते हैं, इसी को आधुनिकता कहते हैं। तो ये साधन, तो ये आप जब भी देखेंगे आने वाला कल निश्चित तौर पर साधनों की दृष्टि से आज से अच्छा होगा, लेकिन मूल्य के दृष्टि से आज से अच्छा होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं आपको एक ही उदाहरण से समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे। आदिवासी लोग अभी भी गांव मतलब जंगल में रहते हैं। उनके जंगल में कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी का बलात्कार हो गया, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, किसी व्यक्ति के साथ कोई अपवंचना हुई, किसी ने किसी को ठग लिया और किसी डॉक्टर ने, उनके वैद्य ने उनके लोगों को ठग लिया। लेकिन हम पढ़े लिखे लोगों के समाज में अगर अखबार पढ़िए तो आप बीमार हो जाएंगे यही सब पढ़ते पढ़ते। तो सब हम है कि वो। सर, इसका एक कारण ये भी तो हो सकता है कि वो रिपोर्टिंग न करवाते हों जागरूकता के भाव में। ये आपका ज्ञान, ये आपकी अज्ञानता है, आपको सूचना प्राप्त नहीं है। अगर ऐसा होता तो अखबार वाले सब जगह पहुंच जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मूल्य की दृष्टि से वो अभी भी श्रेष्ठ है। उनके वहां मलेरिया का टीका नहीं लगता है, लेकिन मच्छरों के बीच में ही रहते हैं। आपसे बड़े बड़े मच्छर होते हैं, लेकिन वो जानते हैं क्या खाने से मच्छर का मलेरिया नहीं होगा। ये समझिए, ये क्या अखबार में नहीं निकलता है? ठीक है। इसलिए ये जो सभ्यता का मानदंड है, ये सभ्यता का मानदंड बाहरी मानदंड है, ये साधनों का मानदंड है। तो साधन निरंतर परिवर्तनशील होते हैं और ऐसे ही मूल्य भी परिवर्तनशील होते हैं। इसीलिए वो भी अपना मूल्य छोड़ रहे हैं। वो भी हमारी तरह से पैंट शर्ट पहन करके, अब उनके भी समाज में ये सब घटनाएं धीरे धीरे होती हैं, पहले नहीं होती थी।
तो मैंने आपसे क्या कहा कि साधनों का परिवर्तन होता रहता है, साधनों का परिवर्तन ही आधुनिकता है। ये अंग्रेजों ने हमको समझाया है, लेकिन असली बात नहीं समझाया कि जो सभ्यता का जो चेतना का विकास, वे विकासवादी हैं, वे साधनों के विकासवाद पर तो जोर देते हैं, चेतना के विकासवाद पर जोर नहीं देते हैं कि हमारी चेतना कैसे और प्रबुद्ध हो, हम कैसे हमारा और उत्थान हो, भीतर का उत्थान हो, इस पे जोर नहीं देते हैं। हमारे देश में आध्यात्मिक उत्थान पर बहुत जोर पहले से ही रहा है, इसलिए भारत की प्रकृति को समझ ही नहीं सकते हैं, ये कठिनाई है। मैं बहुत संक्षेप में जो मैं बात बताया हूँ, अब पता नहीं इसका आप अर्थ ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी और सर एक सवाल, सर हाँ बोलिए। सवाल सर, जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के मध्य आपने बताया था थोड़ा सा अंतर होता है। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? हेलो जी, अब आवाज आ रही सर, अब आपकी आवाज आ रही मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी आ रही जी है ना? हाँ जी बताएं, वो दिक्कत हो रही है, बोलिए। सर, हाँ, जो भी क्या आपने बताया